गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक दो न्यूज़ है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंड सॉरी 2 दिन कुछ न्यूज़ नहीं था इसलिए हम डिस्कस नहीं कर पाए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि कुछ एक प्रोग्राम था उस पर बात कहा गया क्या सिविल कोड आज़ादी के बाद जो मांग की बात उठ रही है ये आर्टिकल नंबर 44 में दिया गया था। तो इसको अब उचित समय आया है। मतलब क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। अभी देश में संपत्ति, विवाह, तलाक के नियम हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, ईसाई के लिए अलग अलग है। देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। एक तरफ मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है, वहीं दूसरी ओर हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के एक देश में एक लॉ की बात कही जा रही है, चाहे गोद लेने की, चाहे संपत्ति की, चाहे विवाह की। तो इस तरह की बातों को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। समान नागरिक संहिता मतलब सभी समान के लिए। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि भारत में सिटीजन जो है सो किसी स्टेट के नहीं है। चाहे वो केरला वाला कहे कि हम केरला के सिटीजन हैं, बिहार वाले कहें हम बिहार के सिटीजन हैं, यहाँ पर नॉर्थ वाले कहें मतलब आप यूपी वाले कहें कि हम यूपी के सिटीजन। नहीं, अब कहाँ के सिटीजन हो, हम लोग कहाँ के सिटीजन हैं, इंडिया के सिटीजन हैं। तो पहले तो अगर इस बात को समझ लिया तो इस आर्टिकल का कोर पॉइंट आप समझ लोगे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर गोवा सबसे पहला राज्य है जिसने किया था इसको स्टार्ट। तो 1961 में समान नागरिक संहिता पुर्तगाल सिविल कोड 1867 से लागू हुआ और 1870 में ये लागू हुआ। कहाँ पे, मतलब आज़ादी से पहले ही लागू हो चुका था। लोगों को भ्रम रहता है कि गोवा ने स्टार्ट किया, नहीं, ये पहले ही था। उसी को हमने जब हमारा स्टेट बना तो हमने उसको जो है सो मतलब गोवा जब बना तो हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। दूसरी बात 1985 में पहली बार सुझाव दिया था नागरिक संहिता बनाने का। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में सबसे पहले सुझाव दिया था। शाहबानो का केस हो, सरला मुदगलवाद 1995 का केस हो, यहाँ पर 1985 शाहबाना और 1995 शाह मुदगल केस। यहाँ भी यूसीसी की मांग उठी समान नागरिक संहिता को लेकर। सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट तक सब जगह बात चली। 2019 के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी पर चिंता जताई और एक बड़ा वर्ग मानता है कि पूरे देश में सभी के लिए एक समान संहिता होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के विरोध मानते हैं। ऐसे में देश की बात हो, जाति की बात हो, धर्म की हो, समुदाय से ऊपर होता है, समुदाय ऊपर होता है। मतलब ऐसे में देश धर्म समुदाय से ऊपर होता है, देश धर्म समुदाय से ऊपर होता है। दुनिया के मुल्क में यानी अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, सूडान, इजिप्ट जैसे यहाँ पर है देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। देश में समान नागरिक संहिता लागू करने तक अब तक कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। वर्तमान में गुजरात, उत्तराखंड सहित कुछ राज्य यहाँ समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी घोषणा कर चुके हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। थोड़ा सा बात किया जाए तो 1931 में कांग्रेस के मंच से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, इसकी वकालत की थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। छोटी सी बात है, पुरानी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1931 में आपको ध्यान रखना है। 2019 में जस्टिस भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इस तरह का बात होना चाहिए। देखो एक सवाल अगर किया जाए कि फंडामेंटल राइट में रिलीजन की बात होती है, फंडामेंटल राइट में इक्वलिटी की बात होती है। तो रिलीजन और इक्वलिटी, धर्म और समानता दोनों को कैसे बराबर किया जाए, इम्पोर्टेंट ये बात है। तो यहाँ पर आप इस बात को समझो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर दिया हुआ, आर्टिकल 44 में। लेकिन 44 कहाँ है, ये डीपीएसपी में है। और डीपीएसपी के बारे में हमको अच्छी तरह से पता है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। राज्य चाहे तो अपने हिसाब से कर सकता है, ज़रूरत के हिसाब से। संविधान निर्माता जब हमारा संविधान बना रहे थे तो उन्होंने एक विज़न रखा कि जब देश में ज़रूरत पड़ेगी तब इनको लागू किया जाएगा। देखो एक्चुअल में फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई भी कानून बनाने के लिए फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। सिंपली नॉर्मली अगर, हालांकि बहुत सारे केस हैं, लेकिन कोई भी कानून फंडामेंटल राइट कोई भी कानून बनाने के लिए फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर बिना फंडामेंटल राइट का हनन किए इसको इम्प्लीमेंट भी करना है।
तो ये काम किसका होगा? ये काम तो पॉलिसी मेकर का होगा, हमारे संसद का होगा, हमारे पार्लियामेंट का होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि वही आर्टिकल 14 की बात होती है, राइट टू इक्वलिटी की बात होती है आर्टिकल 14, यहाँ पर बराबरी की बात होती है, विधि के समक्ष सब समान है, तो क्यों ना इसको लागू किया जाए, ये भी बात सत्य बैठता है। देखो भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है और प्रस्तावना में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी है, कल्चर रूप से पूरा भारत में यहाँ का साउथ का कल्चर अलग, नॉर्थ का कल्चर अलग, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग, वेस्ट का कल्चर अलग, सबका कल्चर अलग अलग, रिलीजन भी अलग अलग, फ्रीडम ऑफ स्पीच सब वो भी क्लैश करता है। तो हमारे देश की विविधता ही सबसे बड़ी चुनौती है इसको लाने में। समाज, देखो एक समाजशास्त्री अगर बात करता है तो समाजशास्त्र में एक बात कहता है, समाज बदलने के लिए, सोसाइटी बदलने के लिए कानून लाया जाए, या समाज खुद को अपने हिसाब से पहले बदल ले फिर कानून लाए। मैंने क्या कहा कि समाज बदलने पर अगर समाज बदलता है तो वो धीरे धीरे तब उसके बाद कानून लाया जाए। दूसरा, या तो पहले कानून ले आओ, समाज ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ऑटोमेटिक मतलब देखो हमारा भारत है, अगर कोई भी नियम बनाता है तो आप मानो या ना मानो, अगर संसद ने इसको पास किया है तो हम सिटीजन, आम सिटीजन उसे क्या करते हैं, मानते हैं। तो 140 करोड़ की जनता है, इस तरह से लाना, तो ये धीरे धीरे इसको लाना पड़ेगा। हालांकि लॉ कमीशन ने पहले जो सिफारिश की थी उसमें इनको मना किया था, लेकिन लॉ कमीशन की 2018 की रिपोर्ट जो है ये बात कहता है कि कंसल्टेशन रिपोर्ट कहने की, जारी करने की बात ये करता है। हमारा लोकतंत्र है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आप कह सकते हो। डिबेट जरूरी है, पब्लिक डिबेट जरूरी है, और एक कॉमन लॉ तो होना चाहिए। पक्ष की बात करें, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों बात होती है। देखो हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, 42वां अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अब देखो मेन बात तो यही है कि संविधान निर्माता के जो दिमाग में था उचित समय पर इसको लागू किया जाए। तो वही बात लास्ट में अब कंक्लूजन के तौर पे सिटीजन स्टेट की बात करके इसको ख़त्म कर सकते हो कि सिटीजन इंडियन होते हैं, ना कि किसी स्टेट के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो एक सेकंड बता रहा हूँ, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल जो है, इंडिया हैज़ ज्वाइंड मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। मतलब इंडिया जो है सो मैंग्रोव अलायंस का, मैंग्रोव को बचाने के लिए एक अलायंस है, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैक कॉप का 27वां सेशन जो है कहाँ चल रहा है, इजिप्ट के शर्म एल शेख में। शर्म शेख, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। आफ्टर ज्वाइनिंग द अलायंस इंडिया कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ मैंग्रोव्स कंजर्वेशन, मतलब इंडिया मैंग्रोव्स को बचाने की बात करेगा। और यहाँ पर रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ को हटाने के बाद, एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, फिर वही रेड जो बात है, रेड एक आप रियो डी अर्थ समिट पर होगे तो वहाँ पर रेड मिलेगा, तो ये भी इन्वायरमेंट को बचाने की बात करता है। यहाँ पर मैक क्या है, ये मैक की बात अभी क्या कही हमने, मैंग्रोव अलायंस, यहाँ पर आप देखो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, तो ये जो मैक है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इज़ अ इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरगवर्नमेंटल अलायंस है डेट सिक्स टू एक्सपेंड एंड हैसन द प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंजर्वेशन, मतलब रिस्टोरेशन की बात। मैंग्रोव मतलब मैक मेनली किस चीज़ के लिए हो जाएगा, मैंग्रोव के लिए, और एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एमंग फर्स्ट 5 कंट्रीज टू ज्वाइन द मैक, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया है इसके अंदर, जापान है, स्पेन है, श्रीलंका है। कौन कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका, और 5वां हमारा इंडिया होगा। इस बात को ध्यान रखना है। द अलायंस विल रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स किस तरह से हमारे इकोलॉजी को बनाकर रखता है, इस बात को समझने की ज़रूरत है, इसको बचाने की ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट तो क्या है, ये बात आप जानते हो, समान नागरिक संहिता अवधारणा औपनिवेशिक भारत के सामने आई थी। समान नागरिक संहिता की अवधारणा कहाँ से आई थी, औपनिवेशिक समय में। उसी को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 1931 में कांग्रेस ने इसकी मांग रखी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वर्तमान में गोवा भारत का ऐसा राज्य है जहाँ ये लागू है। अधिकांश कानून सिविल मामलों में समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बार बार इसी पर विचार करने की बात कही है। 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात पर चिंता जताया है। माँ की बात तो मैंने आपको बता ही दिया है, बस वही सारी बातें हैं। एक और आर्टिकल है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, किसके बारे में, गवर्नर के बारे में। ही और सी, देखो इनके गवर्नर एक्चुअल में आर्टिकल नंबर 153 के अंदर क्या कहा गया है, भारत का एक राज्यपाल होगा। उसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो ही और सी शुड बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा क्या है, 35 ईयर्स ओल्ड, ट्रैप आपको लगेगा कि 30 होगा या 40 होगा, इस तरह से कुछ 25 लगेगा, तो 35 ईयर्स के ये होने चाहिए।
ही और शी कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। जब ये मतलब गवर्नर बनेंगे, तो गवर्नर बनने से पहले अभी बताता हूँ, लेकिन गवर्नर जो है सो लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर वो हैं तो उनको अपना सीट गवर्नर बनने से एक दिन पहले छोड़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो लाभ के पद पे भी नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नर, तो वो बता दिया आपको 153 के आसपास। व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, रिकमेंडेशन क्या है। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन इन 2018 में बात करता है, मतलब इस तरह से केसेज आए थे। गवर्नर से रिलेटेड ये केस है, SR बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस। सरकारिया कमीशन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ये गवर्नर से रिलेटेड है। पुंछी कमीशन आगे आएगा आई थिंक, या जस्टिस वेंकट चलैया कमीशन, ये भी किससे रिलेटेड होगा, गवर्नर से रिलेटेड। पुंछी कमीशन, ये भी किससे रिलेटेड होगा, गवर्नर से रिलेटेड। तो कभी कभार मैच कराने के लिए पूछ लेता है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।